हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएसआर फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। कक्षा 10वीं के अगर यहाँ विद्यार्थी उपस्थित हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, मगर उसके अलावा 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए ये चीज़ बहुत काम की है। साथ ही अगर आप 12वीं के बाद जब कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बैठोगे तो वहाँ भी नॉर्मली समाज से जुड़े कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आज एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप लोगों से समास वाले प्रश्न इजीली सॉल्व करते बन जाएंगे। सबसे पहले तो मैं कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों से मैं बता दूं कि आप लोगों को जो ये प्रश्न मैं बताने आया हूं, आप लोगों की जो क्वेश्चन बैंक 2022 की जो सरकार के द्वारा जारी की गई है उसमें भी ये प्रश्न है, देख सकते हैं अगर आप देख पाएँ तो। और मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ लगा करके। देखें, इसमें लिखा हुआ है समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, और उसके नीचे है प्रश्न समास के प्रकारों के नाम लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। इसको वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। कॉपी पेन लेकर के अगर आप बैठे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कॉपी पेन अगर आपने लिया हुआ है तो ये बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसको बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बात और, आपके एग्ज़ाम निकट हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करने वाले हैं तो उसके लिए ये समास वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसे बहुत अच्छे से सीख लें, समझ लें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। हिंदी व्याकरण का जो आज ये समास टॉपिक है बच्चों, मैं इसको समझाने वाला हूँ आपको। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। अब बात आती है बच्चों समास के पहले मैं आप लोगों को संधि का बिल्कुल थोड़ा सा वर्णन करूँगा। संधि क्या होती है? संधि की परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों, पदों की जगह आपको वर्ण होंगे। अब वर्ण क्या होते हैं बच्चों? आ, अनार का, आम का, इमली का, ये जो होते हैं ये वर्ण होते हैं। इन वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जबकि दो पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया पद या शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन देखें आप, दो या दो से अधिक पदों के मेल से पद या फिर शब्द। पद क्या होते हैं? जैसे कि सीता और राम। सीता राम, ये सीता है और ये राम। सीता राम का कॉम्बिनेशन सीता राम एक अलग ही आपका एक पद बन गया। तो ये जो है ये कहलाएगा क्या? समास कहलाएगा। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया पद या शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा वीडियो में, आप ट्रिक देने वाला हूं आप लोगों को एक झटके में। मतलब मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 30 सेकंड में मैं आप लोगों को समास समझा दूंगा, मगर उसको शुरू करने के पहले थोड़ी सी ये प्रस्तावना तो आपको सिखानी पड़ेगी। समास जैसा कॉन्सेप्ट 30 सेकंड में तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपके लिए। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया पद या शब्द बनता उसे समास कहते हैं। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन हो गई, इसको आप तैयार कर लें। अब समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो समास होते हैं बेसिकली 6 प्रकार के। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस से आपको समासों को याद करना है। शॉर्ट में लिखा है, आ से अव्ययी भाव समास, ता से तत्पुरुष, द्वा से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास, का से कर्मधारय और बा से बहुव्रीहि समास। आपको ये लाइन याद कर लेनी है। क्या? अतद द्विकब, अतद द्विकब, अतद द्विकब, अतद द्विकब। इसको आप तैयार कर लें। अब ये मैं इतना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इससे आपको पूरे समास के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी आपको। समास का नाम अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये तो होगा 6 समास। अब देखिए मैं शुरुआत करता हूँ इनको याद कराने की ट्रिक। और ये अगर ट्रिक आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बता दीजिए, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहते हैं। और वैसे भी अब तो हम आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। मैं यहाँ लाइव आया हूँ आपके सामने अपना चेहरा लेकर के, तो कुछ अच्छा बताने के लिए आया हूँ। आपके टाइम को कभी भी बर्बाद नहीं करूंगा, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिएगा। शुरुआत करते हैं हम अपने समास के टॉपिक की। सबसे पहले आप टाइमर लगा लें 30 सेकंड का। 30 सेकंड का समय शुरू होता है, अभी नहीं रुक जाइए, मैं आप लोगों को बताऊंगा तब आप टाइमिंग स्टार्ट कर लीजिएगा। 30 सेकंड में आप लोगों को पूरे समास क्लियर कर दूंगा, ठीक है? मेरा समय शुरू होता है अब।
सबसे पहले समास की बात, समास क्या है? अव्ययी भाव समास। वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वह समास जिसका पहला पद क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? गिनती। ये कोई गिनती मिलेगी या संख्या मिलेगी? देख लें आप, त्रिभुवन, पंच, सप्त, नव। कर्मधारय समास जिसका पहला पद क्या होता है? विशेषण, विशेषता बताने वाला, और दूसरा पद होता है विशेष्य। पहला विशेषण, दूसरा विशेष। और बहुव्रीहि समास वह समास जिसमें दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य का उल्लेख हो। आई थिंक 30 सेकंड हो गए होंगे। अब बारी आई इसको एक्सप्लेन करने की, तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए पहले आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अभी क्लियर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास, पहला पद, वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण है यथाशक्ति। ये जो उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आपके पुराने एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो पूछे गए हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पे उल्लेखित किया है आपके समझ। उदाहरण तो बहुत सारे थे, मगर उन उदाहरणों को रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए पूछ लिए जाते हैं, लिख दिया जाता है यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा। देखिए अव्ययी भाव समास, इसका प्रथम पद प्रधान होता है। यथाशक्ति, शक्ति तो है मगर अपनी हिम्मत के अनुसार। हर व्यक्ति की शक्ति अलग अलग होती है, तो यहाँ पे यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन मतलब कि प्रत्येक दिन। आजन्म मतलब जन्म से। भरपेट मतलब पेट भरकर। ठीक है, देखिए अगर यहाँ से ये शब्द हटा दें, किसी से यहाँ पे यथा हटा दो तो केवल शक्ति बचा। अब शक्ति क्या है? सबकी शक्ति अलग अलग होती है, मगर मैंने बोला कि आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करें। कोई व्यक्ति 10 घंटे भी रेगुलर पढ़ सकता है, कोई 2 घंटे पढ़ता है, कोई आधा घंटा पढ़ता है, कोई पढ़ता ही नहीं, अपनी अपनी सामर्थ्य है। खैर, तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। अब यहाँ देखें राजपुरुष। नॉर्मली तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल ऐसे ही पूछे जाते, बोल दिया जाएगा काल पुरुष में कौन सा समास है, राजपुरुष में कौन सा समास। तो पुरुष याद रखिएगा, ये तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल में आ जाता है। राजपुरुष, देखें अब इसमें दूसरा, अगर ये पुरुष हटा दें तो केवल राज बचा। अब राज पुरुष का अर्थ होता है राज्य का पुरुष। ठीक है, अब यहाँ पुरुष हटा दें तो यहाँ पे हो सकता कुछ भी हो, कुछ भी आ जाए। राज का क्या हो सकता है? राज भवन हो सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये राजपुरुष बना है आपका तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल। विद्यालय, आलय तो है, किसका आलय है? विद्या का आलय। विद्या का आलय, विद्या से विद्यार्थी भी बन सकता था, मगर यहाँ पे आलय पे फोकस किया गया है, दूसरे पद पे ज़्यादा वजनदारी रखी गई है। रसोई घर, रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई घर, बारात घर, कई प्रकार के घर होते हैं। अब घर तो घर होता है, मगर जहाँ रसोई घर होता है वहाँ पे केवल सब्जी ही बनाई जाती है, खाना ही बनता है। वहाँ पे कोई व्यक्ति मतलब कि किसी प्रकार का और भी अदर एक्टिविटीज़ नहीं होती। रसोई घर में खाने के लिए होता है, वहाँ पे बेडरूम अलग होता है, ठीक है, ड्राइंग रूम अलग होता है, इस तरीके से। सेनापति, सेना का पति कौन? सेना का प्रमुख होता है जो, उसे सेनापति कहते हैं। इसमें भी तो ये है दूसरा पद प्रधान वाली कंडीशन, तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद, वो शब्द बेटा जो हमेशा जोड़े में बोले जाते हैं। जैसे नॉर्मली कभी कभी कोई मिलता है हमसे तो क्या कहता है? और भाई क्या हाल चाल है। आप देखना बहुत ही कम लोग बोलते और क्या हाल है, मगर नॉर्मल आपसे क्या बोलेंगे? और क्या हाल चाल है। नॉर्मली बच्चे से पूछते हैं, लोग मिलते हैं, और बेटा मम्मी पापा ठीक हैं? क्या बोलेंगे? मम्मी पापा। ठीक है, या हिंदी भाषी लैंग्वेज वाला है तो वो माता पिता से संबोधित। और बेटा आपके माता पिता ठीक हैं? माँ बाप ठीक हैं? कभी नहीं बोलता आपके बाप ठीक हैं, कभी नहीं बोलता, कभी आपकी माँ ठीक है, कभी नहीं बोलता आपकी मम्मी ठीक है, पापा ठीक। नॉर्मली पूछे जाते, नॉर्मली जोड़े में बात होती है। माता पिता। दाल भात, और भैया दाल भात खाओ, कोई ऐसा नहीं बोलता भात खाओ, कोई ऐसा नहीं बोलता दाल खाओ, नॉर्मली जोड़े में। तो जो शब्द हमेशा जोड़े में बोले जाएं। अब यहाँ पे एक शब्द देखें, पाप पुण्य। पाप पुण्य भी जोड़े में। द्वंद्व समास की एक और पहचान बच्चों, बीच में डैश लगा रहता, मगर एक शब्द ये देखें, कंदमूल। एक्चुअल में कंद, कंद मतलब होता है फल, और मूल मतलब होता है जड़। तो ऐसे फल जो जड़ में उगते हैं मगर वो एक्चुअल में फल होते हैं, उन्हें कंदमूल कहा जाता है। और ये शब्द भी जोड़े में ही बोला जाता है, ये भी पूछा गया है आपके लिए। तो कंदमूल जो है वो भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। एक ऐसी जड़ जो कि फल है, उदाहरण के तौर पे जैसे आलू हो गया। आलू भी क्या है? जड़ में उगता है, जमीन के अंदर उगता है, जड़ रहती है वो, और जड़ में ही फल होता है। और भी प्रकार के शकरकंद हो गए, कई
फल होते हैं। ये कंदमूल आप शब्द याद रखिएगा स्पेशली, ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। अगर आ जाएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे डैश नहीं लगा है। द्विगु समास, जहाँ पे गिनती वगैरह मिल जाए, नो बिल्कुल स्पष्ट आंख मूंद के। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब 3 भवनों का समूह। पंचवटी, पंच मतलब 5 वृक्षों का समूह। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। देखिए गिनती में त्रिभुवन, पंचवटी, सप्तऋषि, नवग्रह। हालांकि कुछ शब्द और हैं जो कंफ्यूज कर देते, जैसे दशानन, 10 हैं सिर जिसके, ठीक है, पर आप अर्थ देखें। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। दशानन, 10 सिरों का समूह नहीं, 10 है सिर जिसकी, उसका अर्थ ही अलग है बच्चों, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चतुर्मुख, एक शब्द आता है चतुर्मुख। चतुर्मुख किनके हैं? ब्रह्मा जी के। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह नहीं, 4 मुखों वाला उसका अर्थ होता है, 4 मुखों वाला, 4 मुखों का समूह नहीं होगा, इसलिए चतुर्मुख जो है कर्मधारय बहुव्रीहि का एग्जाम्पल होगा। खैर आगे बढ़ते, तो ये याद रखिएगा, आप गिनती आएगी। कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, ठीक है। विशेषण मतलब जहाँ क्वालिटी मिले कुछ। नीलकमल, कमल तो है, कमल है, कैसे है? नीले रंग का कमल है। कमल तो आपने देखा होगा, व्हाइट कलर के कमल उगते हैं, पिंक कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, वही चीज है, नीले रंग का कमल। मुख, चंद्रमुख या चंद्रमुखी। मुख तो है मगर कैसा है मुख? चंद्रमा के समान। नॉर्मली लोग अपने भाव व्यक्त करते हैं ना, कभी कभी जो प्रेम भाव में बह जाते हैं लोग, बड़े बड़े गाने बने हैं इनके ऊपर, ठीक है, कि चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, बच्चों के लिए। या फिर पुराने ज़माने का गाना, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, और बहुत चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है। मतलब कि भैया इनसे अच्छे न चांद है, न तारे हैं, न फूल है, न शबनम, नथिंग, कुछ भी नहीं है इनसे अच्छा भगवान। खैर हम यहाँ पढ़ लें, चंद्रमा के समान मुख। मुख है कैसा? चंद्रमा के जैसा। विशेषता बता रहे, क्वालिटी देखो, मुख कितना अच्छा है, चंद्रमा के जैसा। सर्प, कृष्ण सर्प, काले रंग का सांप। सांप तो कई प्रकार के होते हैं मगर यहाँ पे काले सर्प की बात कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत जहरीला होता है। श्वेत आंबर, सफेद रंग का अंबर, मतलब जिसके वस्त्र क्या हो? सफेद रंग के हो, ठीक है। यहाँ पे आपको देखें कुछ विशेषता वाले टॉपिक मिल जाए, शब्द मिल जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा होगा समास? कर्मधारय समास। लास्ट है बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों को छोड़कर किसी अन्य की बात कर दे। दशानन, 10 हैं सिर जिसके, मतलब कौन? अपने रावण जी, ठीक है। रावण जी इसलिए क्योंकि रावण भी एक ब्राह्मण था, उसने कर्म जैसे भी किए, कुछ भी हो, मगर है तो वो ब्राह्मण, ठीक है। चंद्रशेखर, जिसके सिर पे, शेखर मतलब होता शिखर, चंद्र मतलब चंद्रमा, जिसके शिखर पे क्या हो? चंद्र हो, मतलब जिनके सिर पे चंद्र हो। किसकी बात हो रही है? भगवान शिव की, भोलेनाथ की। शंकर जी के सिर पे क्या है? चंद्रमा को विराजित किए हैं। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, गला कैसा हो? नीला हो, नीले गले वाला। कौन है? ये भी हमारे भोलेनाथ हैं। समुद्र मंथन में जब जहर निकला था और पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच गई थी, तब भगवान शिव आए थे और उन्होंने वो जहर को पी लिया था। उस जहर को पीने से उनका गला हो गया था नीला और तभी उनका नाम पड़ गया था नीलकंठ, ठीक है। वैसे भी दशहरा में हम नीलकंठ, एक पक्षी भी होता है, उसकी हम लोग पूजा करते हैं, नीलकंठ। उसके लिए लोग गाँव देहात में लोग एक कहावत कहते हैं कि नीलकंठ महाराज तुम नीले रहियो, हमरी खबन भगवान से कहियो। खैर अच्छी बात है, धर्म कर्म मानना चाहिए। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले। किसकी हैं 4 भुजाएं? बताइए आप, इसको आप कमेंट करके बताइए 4 भुजाओं वाले कौन हैं। ये आप लोगों के लिए मैंने टॉपिक छोड़ दिया, ठीक है। चतुर्मुख तो मैंने बताया, 4 मुख वाले, जिनके 4 मुख हैं वो हैं कौन? ब्रह्मा जी। चतुर्भुज कौन है? जिनके 4 हाथ हैं। ये आपके लिए वर्क है, आप कमेंट में हमें करके बताइए। तो बच्चों ये रहा हमारा समास का वीडियो। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। देख सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से जाते जाते मैं बता दूं, एक बार फिर से क्लियर करूंगा। वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो या अंतिम पद प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वह समास जिसमें गिनती मिल जाए, काउंटिंग मिल जाए, है ना, तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? वह समास जिसका
जिसमें का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास वह समास जिसमें पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद या अंतिम पद विशेष्य हो। बहुब्रीहि समास वह समास जहाँ पे दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की उल्लेख या किसी अन्य बात का उल्लेख किया जाए वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो बच्चों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक दे दो और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा चतुर्भुज कौन किसे कहते हैं, कौन है चार भुजाओं वाले। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और अपना प्यार दुलार लुटाते रहिएगा। गुड बाय।